वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से कि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसमें हम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देखेंगे, इसके बाद जुडिशरी और सबसे आखिर में पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करेंगे कि ब्रिटिश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे ये बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। अब इसमें जो सबसे पहले और सबसे ख़ास बात आती है वो ये है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन, कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन है। यानी दुनिया के जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जिस तरह पाकिस्तान का है, इंडिया का है, अमेरिका का है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो अगर ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है तो फिर ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब इसमें आता है कुछ ख़ास चीज़ें, ठीक है, यानी इनको हम देखेंगे जो कि ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक अहम सोर्स का किरदार अदा करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, यानी बरतानिया की तारीख में जो मुख्तलिफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम सोर्स है। अब इसमें क्या आता है, इसमें मैग्ना कार्टा आता है, पिटिशन ऑफ राइट्स आता है और बिल ऑफ राइट्स आता है। अब इनके बारे में मैं आपको मुख्तसर सा बताता हूँ, ठीक है। मैग्ना कार्टा जो था ये 1215 में साइन हुआ किंग जॉन के दरमियान और उस वक्त जो लैंडलॉर्ड्स थे जिनको बैरन्स कहा जाता था उनके दरमियान। तो जो बैरन्स थे वो बेसिकली किंग को टैक्स पे करते थे। तो मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में साइन हुआ, इसमें सबसे बड़ा एक फ़ीचर ये भी था कि जो लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो बैरन्स किंग को टैक्स पे करते थे उसमें काफ़ी हद तक कमी की गई। इसके अलावा वहाँ पर जो चर्च थी इंग्लैंड के अंदर उसको काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंस दी गई। इसके अलावा जो अनलॉफुल डिटेंशन थी उसके बारे में इसमें लिखा गया कि अब जो अनलॉफुल डिटेंशन है वो नहीं होगी, यानी किंग अपनी मर्जी से किसी को भी प्रिजन में नहीं भेज सकता, ठीक है। जो भी प्रिजन में जाएगा वो लॉफुली जाएगा। तो ये कुछ अहम फीचर्स हैं मैग्ना कार्टा के, ठीक है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गए। इसी तरह पिटिशन ऑफ राइट्स 1629 में साइन की गई। इसमें यह लिखा गया कि जो टैक्स है वो पार्लियामेंट के कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता, यानी किंग अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकता कि इतना टैक्स कर दो या इतना टैक्स लगा दो, बल्कि पार्लियामेंट के कंसेंट के बगैर, यानी पार्लियामेंट अगर कंसेंट देती है तो ठीक है, अदरवाइज किंग अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता। इसके बाद बिल ऑफ राइट्स जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं 1689 में हुआ, जिसमें ख़ास तौर पे यानी जो फॉर्मली जो पार्लियामेंट की इजारादारी थी वो कायम हो गई। यानी इसमें इस बात को मान लिया गया कि जो किंग है वो कोई भी काम पार्लियामेंट के कंसेंट के बगैर नहीं करेगा। तो फॉर्मली ब्रिटिश की तारीख में जो पार्लियामेंट थी उसके पास जो पावर्स थी वो किंग की पावर से ज़्यादा हो गई और किंग कोई भी काम करेगा तो वो पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं करेगा। तो ये कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने और जब भी कोई केस अदालत में आता, ब्रिटिश की अदालत में आता, तो जाहिर सी बात है ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इनको बेस बना के फिर फैसला किया जाता। तो इस तरह से जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का अहम सोर्स बने। इसके बाद दूसरा अहम सोर्स है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट वक्त गुजरने के साथ साथ एक्ट पास करती गई, लाज बनाती गई, वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनते गए। अब इसमें ख़ास तौर पर जिस तरह आता है हैबियस कॉर्पस एक्ट जो कि 1679 में साइन किया गया या पास किया गया। अब इसमें क्या था, इसमें सेम वही बात थी जो कि मैंने आपको यहाँ शुरू में भी बताई कि इसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी भी शख्स को अनलॉफुली डिटेंशन नहीं किया जा सकता, यानी कि गैर कानूनी तौर पर आप किसी को नहीं पकड़ सकते। अगर आप किसी को गैर कानूनी तौर पर पकड़ेंगे तो हैबियस कॉर्पस की रिट के मुताबिक, यानी ये बेसिकली जो जज होता है ये जारी करता है, तो जज हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करेगा जिसमें जिस शख्स को पकड़ा गया उसको अदालत में पेश किया जाएगा और जिसने पकड़ा है उससे ये पूछा जाएगा कि आपके पास क्या लॉफुल या क्या लॉजिकल रीज़न है, यानी लॉफुल क्या रीज़न है कि आपने इस बंदे को पकड़ा हुआ है। तो अगर तो वो बता देगा कि ये इस बंदे ने या इस लाश के तहत मैंने इसको पकड़ा है तो फिर तो ठीक है। अगर वो कोई इस तरह का जवाब नहीं दे सकता, यानी लॉफुल लॉजिकल रीज़न नहीं दे सकता, तो फिर उस शख्स को छोड़ दिया जाएगा। तो इस एक्ट के ज़रिए बेसिकली जो अनलॉफुल डिटेंशन होती थी, यानी कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन के किंग अपनी मर्ज़ी से या जो मैन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो
वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को पकड़वा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ इस चीज़ को रोका गया और इस बात को इंश्योर किया गया कि लॉ के तहत ही किसी को पकड़ा जाएगा। इसी तरह ये कुछ और एक्ट्स मैंने लिखे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट जो कि 1832 में, 1867, 84, 1918, 1928 इसमें पास किए गए। ठीक है, इसमें बेसिकली बरतानिया के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जो वोटिंग राइट्स थे वो दिए गए। 1832 में जो वोटिंग राइट्स थे वो प्रॉपर्टी होल्डर्स को दिए गए, 1867 में बढ़ा दिया गया, 1884 में मज़ीद, 1918 में वुमेन्स को भी राइट्स मिलने शुरू हो गए और 1928 में यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइज़ थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि जितने भी मेल्स थे और जितने भी फीमेल्स थे ब्रिटेन के अंदर उन सबको जो वोटिंग राइट्स थे वो मिले। तो इस तरह ये आहिस्ता-आहिस्ता यानी कि पहले 32 में एक्ट पास हुआ, फिर 67 में, फिर 84 में। तो ये जो एक्ट्स पास होते गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के ज़रिए वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनते गए। तो इस तरह से ये एक अहम सोर्स है। इसके अलावा ये आगे मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये मैग्ना कार्टा की है, ठीक है, जो कि 1215 में साइन हुआ था। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसके बाद इसमें आता है पार्लियामेंट एक्ट 1911, यानी कि ये अभी हम यही देख रहे हैं कि एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनते हैं। तो पार्लियामेंट एक्ट 1911 में बेसिकली जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उसकी पावर्स को बहुत ज़्यादा कम किया गया और जो हाउस ऑफ कॉमन था उसकी पावर्स को बढ़ाया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास पहले ये पावर होती थी कि वो किसी भी बिल को जो कि हाउस ऑफ कॉमन में पास हुआ है उसको काफ़ी हद तक यानी कि काफ़ी लंबे अरसे तक डिले कर सकता था। लेकिन 1911 के एक्ट के बाद वो किसी भी बिल को 2 साल से ज़्यादा डिले नहीं कर सकता था। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसी भी बिल को 2 साल से ज़्यादा डिले करेगा तो वो जो बिल है जो कि हाउस ऑफ कॉमन में पास हुआ है वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। इसी तरह जो मनी बिल्स होंगे यानी कि जो टैक्सेशन से रिलेटेड होंगे उसको हाउस ऑफ लॉर्ड 1 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। तो ये जो एक्ट है जो 1911 में पास हुआ ये काफ़ी अहम साबित हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर को बढ़ाने में। तो ज़ाहिर सी बात है बाद में जब भी कोई केस अदालत में आता तो अदालत इसी एक्ट को देख के फैसला करती। तो इस तरह से ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। इसी तरह सबसे आखिर में द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2005, ये एक एग्जांपल है। इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा ये लास्ट वाले पार्ट में जिसमें मैं आपको जुडिशरी के हवाले से बताऊंगा, ठीक है। तो इसने बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानिया के अंदर 2005 से पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। जो हाउस ऑफ लॉर्ड था वही वहाँ की अल्टीमेट अदालत थी जिसमें केसों की सुनवाई होती। तो 2005 में एक एक्ट पास हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर 2009 में बरतानिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनी जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड से अलहदा हुई। तो इस तरह से ये जो एक्ट था पार्लियामेंट का इसने जो सुप्रीम कोर्ट थी बरतानिया की वो बनाई और ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कंट्रीब्यूशन की। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट एक्ट है ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन इन्होंने की। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, ठीक है, वो कन्वेंशंस हैं। अब कन्वेंशंस क्या होती हैं? कन्वेंशंस होती हैं कि ये रूल्स नहीं होते, ये एक्ट्स नहीं होते, ये लॉज नहीं होते, लेकिन ये तय कर लिया जाता है कि अब ऐसा ही होगा। मिसाल के तौर पर रूलर डज नॉट वीटो। बरतानिया के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन है या हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर कोई भी बिल पास होता है तो वो फॉर्मली या इनफॉर्मली किंग के पास जाता है और फिर किंग उसको पास करता है। तो कोई भी बिल जो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर पास होता है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर पास हो के किंग के पास जाता है तो किंग कभी भी उसको वीटो नहीं करता, किंग हमेशा उसे पास ही करता है। अब किंग के पास कोई भी बिल आए और वो किंग उसे पास करे या वीटो करे ऐसा कोई लाभ बरतानिया के अंदर नहीं है। लेकिन ये कन्वेंशन सेट हो गई है कि उसके पास कोई भी बिल बन के आएगा तो वो हमेशा उसको अप्रूव ही करेगा। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन्स के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से ही होते हैं। तो ये भी कन्वेंशन है, ये कहीं भी लाज नहीं है ब्रिटिश के अंदर कि ये इसी से ही होंगे, लेकिन ये कन्वेंशन सेट हो गई है। इसी तरह सोवरन इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कि जो भी पार्टी ज़्यादा सीट्स जीत जाती है जनरल इलेक्शन में तो सोवरन यानी बरतानिया का जो किंग है या क्वीन है वो हमेशा मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को इन्वाइट करेगी कि वो आके हुकूमत बनाए। तो ऐसा भी कोई लॉ नहीं है बरतानिया के अंदर कि हमेशा किंग उसी को इन्वाइट करे। बेसिकली किंग किसी को भी इन्वाइट कर सकता है कि वो आके अपनी हुकूमत बना ले, चाहे वो माइनॉरिटी पार्टी क्यों ना हो। लेकिन ये कन्वेंशन सेट हो गई है कि किंग हमेशा जो मेजॉरिटी पार्टी है उसी को इनवाइट करेगा और वो अपनी हुकूमत बनाएगा। इसी तरह रूलर डू नॉट टर्न डाउन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये रूलर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर किंग को ये एडवाइस करता है कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें तो जो किंग है वो हमेशा उसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं डिसॉल्व नहीं करता। तो ये भी वहाँ की कन्वेंशन सेट हो गई है। तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये लॉज नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी भी तरह से पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए ये प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशंस हैं जो बरतानिया के अंदर एक्सरसाइज की जाती हैं।
इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कन्वेंशन, तो लॉ वो होता है जिस तरह मैंने ये लिखा कि जो पार्लियामेंट एक्ट्स हैं ये लॉज होते हैं। अब इसकी एक वैलिडिटी होती है, इसको अप्लाई करना होता है। जब भी अदालत में कोई केस जाता है तो वो इसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं, यानी इसको बाकायदा तौर पर एक इंस्टीट्यूशन लागू करता है जो लॉ होता है। लेकिन जो कन्वेंशन होती है उसको किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं लागू किया होता, बल्कि ये एक नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं जो सेट हो जाती हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो रूलर है वो कभी भी विटो नहीं करता, तो ये बात एक फ़िक्स हो चुकी है, ये तय हो चुकी है, ये कोई लॉ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो लॉ होता है वो कन्वेंशन को ओवर रूल कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशन है वो लॉ को ओवर रूल या ख़त्म नहीं कर सकती। तो अगर एक कंटेंशन आ जाए, यानी कि एक चीज़ के बारे में एक बात लॉ कर रहा है और एक बात कन्वेंशन कर रही है, तो फिर हमेशा जो लॉ है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो कन्वेंशंस हैं वो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। इसके बाद सबसे आखिर में आता है जुडिशल डिसीजंस, कि जुडिशल डिसीजंस ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में के सोर्स में एक अहम रोल प्ले करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आती है एंटिक वर्सेस कैरिंगटन की, जो कि 1765 में एक केस बरतानिया की अदालत में आया। अब इस केस के अंदर बेसिकली जो इंडिविजुअल राइट था उसको प्रोटेक्ट किया गया और उसका एक प्रेसिडेंट सेट किया गया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकी जब भी बरतानिया की जो अदालत थी उसमें केस आए उसको वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। अब एंटिक जो थे ये एक राइटर थे और जो कैरिंगटन थे, ठीक है, ये और इनके 3 और साथी, ये वहाँ का यानी 1765 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, उनके कहने पे एंटिक के घर आए, ठीक है, यानी कि आप आज की इस्लाम में कह लें छापा मारने आए, क्योंकि ये एक राइटर थे और इनको रेवोल्यूशनरी कहा जाता था या सेपरेटिस्ट कहा जाता था। तो कैरिंगटन और इनके 3 साथी और एंटिक के घर आए, ठीक है, छापा मारा और इनके घर से कुछ अहम कागजात, कुछ अहम पेपर्स चोरी करके वो ले गए। चोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो आए और लेके चले गए। बाद में जो एंटिक थे ये अदालत में गए और उन्होंने ये कहा कि मेरी जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हुई है, कोई भी मेरे घर में ऐसे आके इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो जब अदालत में ये केस गया तो कैरिंगटन ने ये कहा कि मुझे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी तरफ से ये हुक्म मिला था कि मैं इनके घर जाऊं और इन जो कागजात हैं वो लेकर आऊं, लिहाजा मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जज ने ये कहा कि आपके पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके वो चूँकि एग्जेक्टिव का पार्ट थे तो उनके पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई लॉ की जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो किसी लॉ के ज़रिए जस्टिफाई कर सके कि इस लॉ के तहत मैंने इन 3 बंदों को या इन 4 बंदों को एंटिक के घर में भेजा, लिहाजा आप इनके घर गए तो आपने गलत किया। तो वहाँ पर जो एंटिक थे, ठीक है, उनके फेवर में फ़ैसला सुनाया गया कि वाकई इनके साथ ज़्यादती हुई है और जो भी फिर इनका नुकसान हुआ उसका हर्जाना इनको पे किया गया। तो यहाँ से हमें बेसिकली ये सबक मिला कि आप किसी भी इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और अगर आप किसी के घर में इस तरह से जाते हैं तो अगर आपको लॉ इजाज़त देता है तो फिर आप जाएंगे, आप किसी के कहने पे आर्बिट्रेरी तौर पे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में या ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट सेट हुआ कि आप लॉफुली तो किसी के घर जा सकते हैं लेकिन ऐसे बगैर किसी लॉ के आप नहीं जा सकते, ठीक हो गया। तो ये कुछ सोर्सेज थे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इसको आप दोबारा देख सकते हैं। इसको हम आगे देखते हैं और फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अब जो फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इन सब पॉइंट्स के बारे में पूरी अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में शॉर्ट करके बताता हूँ। अब सबसे पहला जो फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, एवोल्यूशनरी ग्रोथ। हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश की तारीख है वो बड़ी पुरानी है, तो जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि मैग्ना कार्टा 1215 में साइन हुआ, पिटिशन ऑफ राइट 1629, और इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती रही और आज 2024 है। तो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एवोल्यूशनरी ग्रोथ है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आता है, ठीक है, इस तरह कन्वेंशन, जुडिशल डिसीजंस, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो एक एवोल्यूशनरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये इवॉल्व होता गया। इसके बाद ये अनरिटन है। हमने बात यहाँ से शुरू की कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, जिस तरह अमेरिका, पाकिस्तान या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये अनरिटन है और ये जो पीछे हमने सोर्सेज देखे इन पे मुश्तमिल है। नंबर 3, ये फ्लेक्सिबल है, यानी पाकिस्तान में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। लेकिन बरतानिया के अंदर ऐसा नहीं है, बरतानिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ही नहीं, ठीक है, वो है ही अनरिटन, तो उसमें अमेंडमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो आपको 2/3 मेजोरिटी वाला कोई वहाँ पर सिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे आपको एक नया लॉ बना सकते हैं, यानी कोई भी पार्टी कोई नया लॉ बनाना चाहती है तो वो सिंपली, अगर उसके पास सिंपल मेजोरिटी है तो वो नया लॉ बना सकती है, अगर उसके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है तो वो नया लॉ नहीं बना सकती। तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी पार्टी जब हुकूमत में आती है
तो वो हमेशा सिंपल मेजॉरिटी लेकर ही आती है। तो जब उसके पास सिंपल मेजॉरिटी है तो वो कोई भी नया एक्ट पास कर सकती है और जिस तरह का वो लॉ चाहे बना सकती है। नंबर 4, यूनिटरी सिस्टम। ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वही अल्टीमेट सोर्स है हर तरह की पावर्स का। यानी बरतानिया के अंदर किसी किस्म के फेडरेटिंग यूनिट्स नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है और हर सूबे की अपनी अपनी एक असम्बली है। तो हर सूबे की अपनी असम्बली है, तो असम्बली अपने तरीके से सूबों को लेकर चलती है और एक वफाक है जिसको हम नेशनल असम्बली बोलते हैं, वो चीज़ों को अपने तरीके से लेकर चलती है। तो सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान पावर्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम फेडरलिज्म बोलते हैं। इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बरतानिया के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बरतानिया का सिस्टम यूनिटरी सिस्टम है। वहाँ पर एक ही डायरेक्शन है, यानी पार्लियामेंट से सारी पावर्स जा रही हैं और पार्लियामेंट ही सारी पावर्स का सोर्स है। अब इसमें मैं पूरा लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी अलग से वीडियो है इस पर कि फेडरलिज्म क्या होता है, तो उसको आप डिटेल से देख सकते हैं और आपका पॉइंट वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। दुनिया के कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर सिंगल हाउस लेजिस्लेचर है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बाई कैमरल है। तो बरतानिया के अंदर भी बाई कैमरल है। इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि जिसमें हाउस ऑफ कॉमन आता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अगला पॉइंट यही है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से वहीं से बताता हूँ कि बरतानिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जो किंग है वो असल में सोवरन है या टाइटलर है, या जिस तरह से भी आप कह लें, अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो किंग के पास है। लेकिन वो अलग बात है, जिस तरह हमने पीछे कन्वेंशंस में देखा कि जो किंग है वो वीटो नहीं करता। इसी तरह जो सोवरन है वो हमेशा इन्वाइट करता है जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होता है कि वो आके हुकूमत बनाए। लेकिन फिर भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जो मोनार्क होता है वही अल्टीमेट सोर्स है हर पावर्स का। इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जो वज़ीर आज़म होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके पास पावर्स होती हैं और उसके बाद उसकी जो काबीना है, कैबिनेट है, उसके पास पावर होती है। वो कंट्री को लेकर चलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, इस पर भी आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। सबसे आखिर में लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो वज़ीर आज़म होता है और उसकी जो काबीना होती है वो पार्लियामेंट के अंदर से होती है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें अवाम प्रेसिडेंट को अलग से इंतखाब करते हैं और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है या जो कांग्रेस होती है जिस तरह अमेरिका के अंदर है, उसको अलग से करते हैं। तो वहाँ पर जो एग्जेक्टिव होता है और जो लेजिस्लेचर होता है वो टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में चूँकि वज़ीर आज़म और काबीना एक ही पार्लियामेंट से होते हैं, लिहाजा वहाँ पर लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना वही लेजिस्लेशन करते हैं और प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना वही एग्जेक्टिव होते हैं। वो जो लॉज बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट भी वही करते हैं। इसी तरह 2005 से पहले जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो जुडिशरी का रोल भी प्ले करता था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो कि वहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स थी। लेकिन अब जुडिशरी अलहदा हो चुकी है 2009 के बाद, और 2009 में बन गई है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। और लेकिन दो चीज़ें जैसा कि काबीना और प्राइम मिनिस्टर और जो एग्जेक्टिव है वो बेसिकली एक ही पार्लियामेंट से ही होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ फीचर्स है, ठीक है। इसको आप और मज़ीद देख सकते हैं और कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो सबसे ऊपर आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी जो मोनार्क है आपका बादशाह या क्वीन है वो सबसे ऊपर है। द यूनाइटेड किंगडम इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जिस तरह हमने 1689 में देखा, 1689 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया और इसमें इस बात का फैसला कर लिया गया कि जो किंग है वो पार्लियामेंट के सबऑर्डिनेट है, यानी किंग कोई भी काम पार्लियामेंट के कंसेंट के बगैर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट जो भी कहेगी किंग को वो करना पड़ेगा। किंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जो किंग है वो हेड ऑफ द स्टेट है और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। इसके अलावा हिज रोल इज सेरेमोनियल। ये सिर्फ सेरेमोनियल है, टाइटुलर हेड है या सोवरन है। जो असल पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। तो किंग के बाद जो सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और अपनी काबीना के साथ मिल के एक्सरसाइज करता है। तो जो भी कंट्री के अंदर होना है वो प्राइम मिनिस्टर करेगा और जो किंग होता है उसका काम सिर्फ उसको अप्रूव करना ही होता है। इसी तरह रियल पावर्स रेस्ट विद पार्लियामेंट। जो असल पावर हैं वो पार्लियामेंट के पास होती हैं, जिस तरह हमने ऊपर बात की। इसी तरह हमेशा जो किंग होगा इनवाइट्स लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, गिव रॉयल असेंट, डिसॉल्व पार्लियामेंट, नेवर वीटो। तो ये वो सारी कन्वेंशंस हैं जिसके पीछे बात हो चुकी है कि जब भी इलेक्शंस होंगे तो किंग हमेशा मेजॉरिटी पार्टी को इन्वाइट करेगा कि वो आके अपनी हुकूमत बनाए। इसी तरह गिव रॉयल असेंट, कोई भी बात होगी
कोई भी लॉ पास होगा पार्लियामेंट के अंदर, तो चूंकि अल्टीमेटली वो किंग ने अप्रूव करना है, तो वो हमेशा उसको अपना रॉयल असेंट देगा। डिसॉल्व पार्लियामेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर कहेगा किंग को कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे, तो वो डिसॉल्व कर देगा। नेवर विटो, कभी भी वो किसी भी बिल को विटो नहीं करेगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। ये इस वक्त के बरतानिया में किंग हैं, ठीक है, किंग चार्ल्स III, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का जो सबसे अहम पार्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, मतलब इसमें 2 हाउसेस हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है हाउस ऑफ कॉमन्स। आज के दौर में जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उसमें सबसे ज़्यादा पावर्स हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ही है। यानी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो आप कह लें कि सिर्फ जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, तो इसी तरह जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ही प्ले कर रहा है, सॉरी एक सेरेमोनियल रोल ही प्ले कर रहा है। असल जो पावर्स हैं, बल्कि सारी की जो पावर्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हैं। तो ये पॉपुलरली इलेक्टेड होता है, यानी इसमें जो लोग बैठते हैं जो कि टोटल 650 हैं, उसको अवाम सेलेक्ट करती है। मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है हाउस ऑफ कॉमन्स में जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वही हुकूमत बनाएगी, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है उसके ज़रिए। प्राइमरी ड्यूटी इज़ टू मेक लॉज, जाहिर सी बात है जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यानी ये वहाँ का लेजिस्लेचर है, तो उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है कि उसने लॉज बनाने हैं और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बड़ा फीचर भी होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉज भी बनाता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। ये एक बड़ा क्रूशल पॉइंट है, ये मैंने पीछे भी आपको बताया कि इसके लिए लाजमी है कि आपको पता हो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो चूँकि हाउस ऑफ कॉमन से ही आपका प्राइम मिनिस्टर होना है, वहीं से आपकी काबीना होनी है, तो उन्होंने लॉज बनाने हैं और जो आपके कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के हेड होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स होती हैं और जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वो एक बड़े लेवल पर आपकी कंट्री को कंट्रोल करता है या उसको आगे लेके चलता है। इसी तरह जो हाउस ऑफ कॉमन है इसमें कोई भी बिल निकल सकता है, लेकिन जो मनी बिल्स होंगे यानी जो टैक्सेशन से रिलेटेड होंगे, जो आवाम के पैसों से रिलेटेड होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन से ही निकलेंगे। अदरवाइज जो बाकी बिल्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन से भी निकल सकता है और हाउस ऑफ लॉर्ड से भी, यानी कोई भी बंदा हाउस ऑफ लॉर्ड या हाउस ऑफ कॉमन से कोई भी बिल पेश कर सकता है, लेकिन जो मनी बिल्स हैं वो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन से ही निकलेंगे। इसी तरह हमने पीछे भी देखा जो फॉरेन मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा और जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से ही होंगे। तो टोटल इसमें 650 मेंबर्स हैं, 18 ईयर 8 है और जो कोरम है हाउस ऑफ कॉमन्स का, ये अक्सर पेपर में MCQs है, ये 40 मेंबर्स का है, यानी टोटल 650 हैं। तो अगर 40 मौजूद हैं तो आप उसको जो हाउस ऑफ कॉमन्स की कार्रवाई है उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसको आप चला सकते हैं। तो अगर 40 से कम मेंबर्स होंगे तो आप हाउस ऑफ कॉमन्स के बिज़नेस को नहीं चला सकते। पाकिस्तान में ये 1/4 है, यानी कि टोटल जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है 336, उसका अगर 1/4 है तो आप ये उसका कोरम है। और इंडिया में ये 1/10 है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में मैंने आपको बताया, ये हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से ही होते हैं। तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ फीचर्स है, ठीक है, जिसमें मेन बात ये वाली आती है कि इसका जो प्राइमरी ड्यूटी है तो वो लॉज बनाना है और उसको एग्जीक्यूट कराना है। और फिर इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली असल बात क्या है, कि जिसमें वही बात कि आपको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में फ़र्क पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं। ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट की बाहर की तस्वीर है, ठीक है, बाहर से ये इस तरह से दिखती है, इसको आप देख सकते हैं। और ये उसका अंदर का मंजर है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो इसके बाद आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिस तरह मैंने आपको बताया, ये आप कह लें कि सेरेमोनियल रोल ही प्ले कर रहा है। तो ये अनइलेक्टेड है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो पिछला जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो इलेक्टेड है, ये अनइलेक्टेड है। 759 इस वक्त इसके मेंबर्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप इसको दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं, ये आगे पीछे होते रहते हैं। और इसका जो कोरम है वो 3 है, यानी पीछे जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसका 40 था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए 3 मेंबर्स का होना लाजमी है। अगर 3 बंदे भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मौजूद हैं तो वो इसके बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होता कौन कौन है? इसमें होते हैं मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, जाहिर सी बात है शाही ख़ानदान के लोग इसमें होते हैं। हेरिडेटरी मेंबर्स जो कि पीर्स हैं, ठीक है, ये इसमें होते हैं। लाइफ मेंबर्स इसमें होते हैं कि अगर किसी ने कोई ख़ास काम किया तो उसको इसका मेंबर बना दिया जाता है, यानी कि वो ख़ास काम किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो साइंस में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, किसी भी हवाले से हो सकता है। इसी तरह इसमें कुछ स्कॉटिश मेंबर्स होते हैं, लॉ लॉर्ड्स इसमें होते हैं, स्पिरिचुअल लॉर्ड्स होते हैं, बिशप्स यानी चर्च से रिलेटेड इसमें होते हैं। तो ये कुछ तरह के लोग हैं जो कि यहाँ पर बैठते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर। इसी तरह मेंबर्स ऑफ दिस हाउस कैन नॉट कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। तो जाहिर सी बात है जो बंदा हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बन गया है तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर है, तो वो हाउस ऑफ कॉमन में तो नहीं जा सकता, तो वो वहाँ का जो इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह कैन नॉट विटो बिल्स, यानी कि ये बिल को विटो नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1911 से पहले ऐसा
ऐसा था कि हाउस ऑफ कॉमन के अंदर अगर कोई बिल पास होता तो हाउस ऑफ लॉर्ड उसे डिले कर देता, यानी डिले करने का मतलब ये है कि उसको पास ही ना करता, तो वो इनडायरेक्ट एक तरह का वीटो बन जाता। लेकिन 1911 में ये एक्ट पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि कोई भी बिल हाउस ऑफ लॉर्ड 2 साल से ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। अगर 2 साल से ज़्यादा वो डिले करेगा तो वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। इसके अलावा जो मनी बिल्स होंगे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकता। ये जो 1911 का एक्ट है ये इसके बाद 1949 में अपडेट हुआ था, जिसमें वो जो 2 साल की लिमिट है वो 1 साल तक रखी गई और जो 1 महीने की थी वो 1 महीने की रही। तो इस तरह से जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये किसी भी बिल को वीटो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन ने जो कहना है वही होना है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का काम सिर्फ एक सेरेमोनियल ही है। इसी तरह बिफोर 2005 हाईएस्ट कोर्ट इन इंग्लैंड, तो 2005 से पहले बरतानिया के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही थी। यही आप समझ लें कि ये बरतानिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट होती थी जहाँ पर अल्टीमेट फैसले होते, और जो लॉर्ड चांसलर था वो एज आ चीफ जस्टिस आप कह लें वो अपना रोल प्ले करता था। लेकिन 2005 के रिफॉर्म्स के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कायम कर दी गई, तो जो लॉर्ड चांसलर था इसको कन्वर्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में। ठीक है, तो अब ये मिनिस्टर होता है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का। पहले क्या था, ये एज अ चीफ जस्टिस काम करता था, यानी अल्टीमेट जो जस्टिस था वो ये था, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड था ये एज अ कोर्ट काम करती थी कोई भी फैसला जब आता था। तो 2005 के बाद जो लॉर्ड चांसलर था इसकी वो सारी पावर्स ख़त्म कर दी गई, और अब ये एक वज़ीर है, यानी अब ये मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को ये लेके चलता है। और चूँकि बरतानिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बन गई है तो वहाँ पे अलग से जस्टिस हैं जो कि वहाँ पर बैठते हैं और जो भी केस आता है उसको लेके चलते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है प्रीवियसली, यानी कि ये जो लॉर्ड चांसलर है स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, पहले ये स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड भी होता था और 2005 के बाद ये भी इससे जो अहदा था वो ले लिया गया, और अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड का स्पीकर है वो डिफरेंट होता है। इस तरह हेड ऑफ जुडिशरी, ये मैंने आपको बात बता दी। तो ये कुछ रोल थे जो लॉर्ड चांसलर प्ले करता था, लेकिन 2005 के बाद ये काफ़ी हद तक चेंज हो गया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कुछ रोल है हाउस ऑफ लॉर्ड का जो वो प्ले करता है, ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया इसका रोल अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और हाउस ऑफ कॉमन जो है यही असल पावर्स को एक्सरसाइज करता है। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट में हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ब्रिटेन। इसको हम ज़रा शॉर्ट करके देखते हैं। ब्रिटेन एक 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन 3 पार्टीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं और इनके बारे में जानना ज़रूरी है। अब इसमें ख़ास तौर पर जो 2 पार्टीज़ हैं, टोरी पार्टी और विग पार्टी, इनके बारे में देखिए। ये 2 पार्टीज़ 1689 के दौर की हैं, यानी जब बरतानिया के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया। ये वो दौर था जब बरतानिया के अंदर दो तरह की फैक्शंस थी। एक तरफ थे रॉयलिस्ट और एक तरफ थे पार्लियामेंटेरियन। जो रॉयलिस्ट थे ये चाहते थे कि जो किंग है इसके पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंटेरियन थे ये चाहते थे कि जो पार्लियामेंट है इसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। अब उस वक्त जो विग वाली फैक्शन थी ये वो थे जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो चाहते थे कि किंग की पावर कम होनी चाहिए और पार्लियामेंट की ज़्यादा होनी चाहिए। और जो टोरी पार्टी थी या जो ये वाली फैक्शन थी ये रॉयलिस्ट थे, और ये चाहते थे कि जो किंग है इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेवलपमेंट होती गई, एवोल्यूशन होती गई, और जो टोरी पार्टी है ये अब कंजर्वेटिव पार्टी है, और ये ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव थिंग्स हैं इनकी फेवर में होती है। ठीक है, यानी पुरानी जो ख्यालात हैं आप ये कह सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बरतानिया एक जदीद कंट्री है तो उसमें जदीद चीज़ें भी हैं, लेकिन आप ये चीज़ों को पुरानी चीज़ों से मुंसलिक करके आगे लेके बढ़ते हैं। यानी कंजर्वेटिव पार्टी है ना, तो थोड़ा सा इनके कंजर्वेटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये मॉडर्न भी हैं। और जो विग पार्टी है ये लिबरल पार्टी है, ठीक है, इन फेवर ऑफ लिबरल आइडियाज़, यानी कि ये मॉडर्निज्म की तरफ ज़्यादा ट्रेंड रखती है, और ये इस तरह से चीज़ों को आगे लेके बढ़ती है। तो आपने इन 2 पार्टीज़ का खास तौर पर जो ओरिजिन है, और अब यानी टोरी पार्टी अब कंजर्वेटिव है और जो विग पार्टी अब लिबरल है, इसको याद रखते हैं। इसके अलावा एक तीसरी पार्टी लेबर पार्टी है जो कि 1900 में स्टार्ट हुई, और जो इस वक्त करंट बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, केयर स्टारमर, वो भी लेबर पार्टी से ही हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिक्स होती है उसको चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये पार्टीज़ बरतानिया के अंदर भी हैं। इनमें से जो पार्टी विन करती है वो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत बनाती है, और फिर अपने तरीके से या अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके हिसाब से वो कंट्री को आगे लेके बढ़ती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से मुख्तसर था, इसको हम ज़रा आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हम देखते हैं जुडिशरी, यानी बरतानिया के पॉलिटिकल सिस्टम में जुडिशरी का क्या रोल है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2005 में रिफॉर्म्स एक्ट है, ठीक है, जिसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था जो कि पहले जुडिशरी का रोल प्ले करता था उसको ख़त्म कर दिया गया, और बरतानिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट को कायम किया गया जो कि एस्टेब्लिश्ड इन 2009 में ये कायम हुई। 2005 में एक्ट पास हुआ और बनते बनते 2009 लग गए। बिफोर इट हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ये कोर्ट के तौर पर काम करता था। बरतानिया की जो सुप्रीम
कोर्ट है उसके अंदर जो टोटल जज हैं वो 12 हैं, ठीक है, और 75 एज है उनकी रिटायर होने की। पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 17 जजेस हैं और इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 34 जजेस हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो चीफ़ होता है उसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बरतानिया के अंदर जो मोस्ट सीनियर जज होता है यानी इन 12 के अंदर जो मोस्ट सीनियर होगा उसको प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे। तो जुडिशरी का रोल या सुप्रीम कोर्ट का रोल आपको पता है, ये ज़ाहिर सी बात है, जो भी सुप्रीम कोर्ट होती है किसी भी कंट्री में वो छोटे मोटे केस तो नहीं ना सुनती कि आपके दरमियान या मेरे दरमियान अगर कोई मसला आ जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ। तो या तो केस कोई बहुत बड़ी नौयत का हो या फिर लोअर कोर्ट से फैसले होते होते ऊपर जाते जाते वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे तो फिर वो फैसला करती है। तो बरतानिया के अंदर भी ऐसा ही है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो बड़े लेवल के फैसले करती है या फिर जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ से कोई फ़ैसला ना सही तरह से हल हो रहा हो या कोई पार्टी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ ना उसको फ़ैसला माने जज का, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो ये जुडिशरी के हवाले से था। तो ये था ओवरऑल ब्रिटिश के पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से, ठीक है। ये शबाना महमूद हैं, शायद मैंने पहले आपको इनका नहीं बताया, ये इस वक्त लॉर्ड चांसलर हैं बरतानिया के अंदर, ठीक है, तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। तो ये बरतानिया के पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, जुडिशरी क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं। तो अगर आप इसी तरह जानना चाहते हैं कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करता है और अमेरिका में जो सदर है उसका इंतखाब कैसे किया जाता है, तो आप उस पर भी मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के बाकी टॉपिक्स जिस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या, पॉलिटिक्स क्या, लॉ क्या, लिबर्टी क्या, स्टेट क्या है, इसी तरह वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और इस तरह के बाकी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।